वो इस्लाम को ऊपर रखते हैं या संविधान को ऊपर रखते हैं? नहीं, ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाए, ये सवाल अमित शाह से क्यों नहीं पूछा जाता? आपको मुसलमान दिख गया, बोलो। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप जिस प्रिमाइस से आते हैं, आपके दिल में बात क्यों पैदा होती है कि मुसलमान से पूछा जाए कि वतन के तुम वफादार हो या नहीं हो? क्या आप ये सवाल करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद से? क्या आप सवाल करेंगे अल्लामा फजल खैराबादी से? क्या आप सवाल करेंगे जौहर बरदरान से? क्या उन उलमाओं से सवाल करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था? ये क्या बात है? बोलिए, 75 साल की आजादी मना रहे हैं, मगर आपके दिल में अभी भी एक कीड़ा है कि मुसलमान वफादार है या नहीं है। मैंने भारत के संविधान के ऊपर अल्लाह के नाम पर ओथ लिया है। अब इससे बढ़कर अब मुझे आपसे वफादारी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि देश में मुझे अपने मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। मुझे देश के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, इस सरजमीन पर रहूंगा, जब अल्लाह की तरफ से वक्त आएगा तो इसी जमीन में चला जाऊंगा। अब इसके बावजूद भी अगर आप मुझ पे पूछा जाएंगे कि ये सवाल है, क्या सवाल है? ये तो गलत सवाल है आपका। ये सवाल उठता ही नहीं चाहिए, प्रेमाइस गलत है इसका। संविधान पर आपका अकीदा है, संविधान को आप सबसे ऊपर रखते हैं? बिल्कुल, संविधान से देश चलेगा ना। संविधान से देश चलेगा। तो संविधान में आर्टिकल 44 के संदर्भ में आपका क्या ख्याल है? संविधान में शराबबंदी पर आपका क्या पोजीशन है? आप लोग 6:30 बजे के बाद पीते हैं, टून हो जाते हैं, इसलिए आप डायरेक्टर प्रिंसिपल की बात नहीं करते। बताइए क्यों नहीं करते आप? संविधान में इस बात का जिक्र है कि भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आज देश की 55% वेल्थ 5% लोगों के पास है, वो डायरेक्टर प्रिंसिपल भूल गए आप। अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र देश ने किया था। 1947 के बाद हमने कहा था कि वी विल इरेडिकेट पॉवर्टी। आज सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि भाइयों बहनों, अब 23 से 21 साल कर दिए, खुश हो जाओ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये चीजें भी हैं। आप 44 की बात करते हैं, तो बताइए 44 में आप क्या करना चाहेंगे? गोवा में अगर एक हिंदू भाई और उसकी वाइफ को मेल औलाद नहीं होती है तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या आप जाकर हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि हमने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, नागालैंड को, उन स्टेट्स को उनका कल्चरल राइट प्रोटेक्शन का संविधान में इख्तियार दिया। चलिए करके देखिए क्या तमाशा होता है वहां पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। इस देश की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है। और याद रखिए कि असदुद्दीन ओवैसी को बइज़्ज़त मुसलमान आर्टिकल 29 का जो फंडामेंटल राइट है, मुझे राइट टू कल्चर का प्रोटेक्शन है। मुझे उस पर आप कैसा छीन सकते हैं मुझसे? आप आर्टिकल 29 मुझसे आप नहीं, मेरा सवाल आप दूसरी तरफ ले गए। दोनों ही बार जब मैंने आपसे बात पूछी, मेरा ना मंतव्य था आपसे जब मैंने ये पूछा कि आप इस्लाम को या संविधान को किसको ऊपर रखते हैं, मैंने बहुत पर्पस के साथ वो सवाल किया था, लेकिन आप दूसरी तरफ ले गए। दूसरे जब मैंने आपसे आर्टिकल 44 पूछा, मैं खेत की बात कर रहा हूं, आप खलिहान की बात करने लगते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आर्टिकल 44 के संदर्भ में, आप तुरंत उसको दूसरी तरह, आप 6 बजे के बाद शराब पीना तुम किसके संदर्भ में कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप परमिट कीजिए, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। इस देश में, एक सेकंड, इस देश में एक बाप है, उसके 4 लड़कियां हैं। एक की शादी ईसाई से होती है, एक की शादी मुस्लिम से होती है, एक की शादी पारसी से होती है, एक की शादी हिंदू से होती है जी। वो अपनी 4 बेटियों के लिए बराबर अधिकार चाहता है। वो बाप, उस बाप की क्या गलती है सर, बताइए आप। अरे कौन रोक रहा है आपको? दीजिए ना। यही तो है 44 सर। अरे सर, यही तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड सर। एक मिनट सुनिए। उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड में क्या हमारी हिंदू बेटियों को हिस्सा मिल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करके दे दिया कि एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा मिलना चाहिए? दीजिए ना। और ये कौन रोक रहा है आपको? करिए ना आप। अच्छा एक बात बताइए, राइट टू विल आप निकाल देंगे क्या? करिए, निकालिए, राइट टू विल निकालिए। क्या कानून की बात कर रहे हैं आप? विल से सब कर दे सकते, निकालिए, राइट टू विल निकालिए। आप राइट टू विल नहीं निकालेंगे। आपको लगता है कि ये मुसलमान, अरे छोड़िए ना। आप देश को देखिए पूरा। आपको लगता है नहीं 4 बेटियां हैं, अरे भाई 4 बेटियां हैं, उसको क्या करना है? जैसे आपने कहा कि एक से दूसरी शादी, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट में करिए आप शादी, कौन रोक रहा है आपको?
मगर मेरा जो कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 में है, आप मुझसे क्यों छीनना चाहते हो उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आप ये क्यों गलत फहमी आपको है कि आपका कल्चर अच्छा है और मेरा कल्चर गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये किसने कब कहा कि अरे आपका कल्चर नहीं, ये आप आपने ये देखिए, सवाल करके आपने ही देखिए, बता रहे हैं। अब आपने कुछ दो चीजें खुद साबित कर दी। आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी कभी मुसलमानों का लीडर नहीं बनेगा, लेकिन आपने अभी मुसलमान है आपने खुद ये बता दिया कि एक्चुअली आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं बोलूंगा मुसलमानों के बारे में तो क्या मुसलमान क्या मार्स से आए क्या? नहीं, भारत की सरजमीन के है ना, मैं वही कह रहा हूं। बोलना चाहिए, भारत के नागरिक आपको हैं। नहीं, मेरा कल्चर और आपका कल्चर है तो हमारा कल्चर है सर। आप मेरा कल्चर हमारा कल्चर क्या कर रहे मैं हैं? आपसे देखिए, वही तो संविधान को समझ नहीं रहे ना आप। अगर आप आर्टिकल 29 पढ़ लीजिए खोल के, जरा पढ़ लीजिए खोल के आर्टिकल 29। वो सवालात हैं आपके, व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपका। वो आर्टिकल 29 में तो कल्चर का प्रोटेक्शन मुझे दिया गया है, आप क्यों छीनना चाहते हो उसको? अच्छा, आपको मालूम कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कल्चर का प्रोटेक्शन दिया गया है? अरे हर जगह का कल्चर इस देश की खूबसूरती है। जब मैंने आर्टिकल 44 की बात की तो आपने कह दिया कि कितनी बच्चियों को उत्तर प्रदेश में जमीन पे हक मिल रहा है। मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि अक्सर इस तरह की बातें करने वाले और समाज के उस तबके की नुमाइंदगी का दम भरने वाले, अगर प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से भरने वाले, उनको मैं हमेशा एक स्टेटस में देखता हूं, एफ्लुएंट देखता हूं। वो विदेश से पढ़कर भी आते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि आप भी विदेश से पढ़कर आए हैं, लिंकन इन से बैरिस्ट्री आपने पढ़ाई की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो तमाम लोग मेरे को एफ्लुएंट दिखाई देते हैं। वो जिस तबके की बात होती है सर, वो गरीबी दिखाई देता है। ये भी थोड़ा मुझको आप माजरा समझाएंगे, क्योंकि आप तो सर ऊपर से नीचे तक पूरा मशीन भी देख चुके हैं। आपका सवाल खुल के करिए। आप क्या पूछना चाह रहे, खुल के करिए। मैं आपकी समझ में नहीं आया आपको, नहीं मैं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया सर। आपकी तरह अक्लमंद होता तो एंकर बन जाता। आर्टिकल 44 की बात करने पर उसको जिन गलियों में घुमाया मुझको, नहीं गलियों में नहीं, आपने कई सारी चीजें समानांतर रूप से खींची सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये होना है तो ये भी साथ में हो जाना चाहिए। वो क्यों नहीं हुआ, फिर ये बात करेंगे, तब ये बात होनी चाहिए। ये जो झमेला है सर, इसके चक्कर में ये तो नहीं होता कि कुछ लोगों ने मुद्दों को हमेशा जिंदा रखा है ताकि उन मुद्दों पर उनकी अपनी खेती बाड़ी पॉलिटिक्स की वो बढ़िया जारी रहे, वो एफ्लुएंट रहे, उनका कुल खानदान कारोबार चलता रहे और वो मुद्दे जस के तस हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, मैं आर्टिकल 44 की मुखालिफत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले लॉ कमीशन को मैंने अपने ओपिनियन पूछे थे तो हमने लिख कर दिया उनको। और आज भी आपसे कह रहा हूं कि आर्टिकल 44 का वायलेशन या आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करना या जो भी कानून बनाना, उसके खिलाफ हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे को राइट टू कल्चर आर्टिकल 29 का हमारा हिस्सा है। हम अपने कल्चर को, जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को आप नहीं छीन सकते मुझसे। आप दिनेश साहब, मेरा फंडामेंटल राइट है। अब आप ये बताइए कि इसमें एफ्लुएंट, उसमें क्या है? भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप एफ्लुएंट की बात कर रहे हैं ना, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा है कि देश के नेचुरल रिसोर्सेज सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मैं आपको डेटा दे रहा हूं कि देश की 55% दौलत 5% लोगों के पास है। वो क्यों हो रहा है? देश का पूरा एयरपोर्ट, देश के पूरे पोर्ट्स एक आदमी के पास क्यों है? बताइए मेरे को। ये क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं है? आप बताइए मेरे को। गरीबी, आप 4 साल का टीओडी करते हैं, आप गरीबी उसका मुकद्दर बना रहे। उस पर देखिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, आप उस पर नहीं बात करेंगे। किस पर बात करेंगे आप? आप सुनिए, इसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात नहीं होना चाहिए? करिए बात आप। हाँ, अच्छा बात किया आपने। 2020 दिसंबर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लिखकर एफिडेविट दिया कि 2 चाइल्ड नॉर्म के हम खिलाफ हैं क्योंकि टीएफआर रेट गिर चुका है। अब आप मुझे बोलेंगे, अच्छा परसों जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया 1 महीना भर पहले, उसमें देख लीजिए टीएफआर रेट जो पहले मुसलमानों का था अब कितना है, आप देख लीजिए ना। तीसरी अहम बात यह है कि जो देश के प्रधानमंत्री और भाजपा वाले नहीं बताते हैं कि इस देश में जो डेमोग्राफी है वो किसी विश्व में किसी कंट्री के पास नहीं है। आप उस डेमोग्राफी के लिए क्या कर रहे हैं बताइए ना। छोड़िए ये सब आप जो बातें कर रहे हैं। भाई अगर 50% आबादी हमारी 25 साल से कम उम्र की है, 60% आबादी 45 साल की, तो आपने नौकरियां क्यों नहीं दी उनको?
आपने नौकरियां नहीं दी। अब आप कहते हैं 15 लाख में नौकरियां दूंगा 2 साल में। मेक इन इंडिया जब हुआ था 2015 में, आपने कहा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 10 करोड़ नौकरियां दूंगा 2022 तक। कहां गया डेटा वो? आप उस पर बात ही नहीं करते।